हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इमीडिएटली लर्न साइंस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि यूनिट्स को हम लोगों को दूसरे यूनिट्स में कैसे चेंज करना है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। क्लास 9th के लिए डायमेंशनल फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को डायमेंशन फार्मूला पूरे अच्छे तरीके से 11th में पढ़ना है, लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया कि डायमेंशन फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटीज का निकालिए, लिखिए, तो फिर हमें वहाँ पे कठिनाई ना हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बस इसमें जानेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। इस चीज़ को जानना है सिर्फ हम लोग को। और डायमेंशन को हम लोग किस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ सिर्फ जानेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि एरिया है, एरिया हुआ या फिर वॉल्यूम हुआ, ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज, इन सभी का हम लोग डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे। हम लोगों को बस डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए यहाँ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे एरिया का। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। और डायमेंशन मतलब आप सभी को पता होगा, डायमेंशन मतलब क्या होता है, बीमा। बीमा, डायमेंशन मतलब बीमा। और डायमेंशनल मतलब क्या होता है, बीमीय। डायमेंशनल मतलब बीमीय, बीमीय, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला मतलब बीमीय सूत्र। फार्मूला का सभी को पता है, सूत्र होता है। हम लोग जानेंगे कि ये क्षेत्रफल का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग कोई भी क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है एरिया, ड्राइव क्वांटिटीज है, तो इस फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटीज है, इसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के पद में पहले व्यक्त करेंगे, तो ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। दो बार यानी कि हम लोग लेंथ में ही मेजर करते हैं, है ना। तो फिर यानी कि इसको भी लेंथ में मेजर करेंगे, ये भी लेंथ में मेजर हो गया, 2 टाइम्स लेंथ, 2 बार लेंथ आ गया ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लेंथ L टू द पावर 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इससे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला क्या, हम लोग को सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेके जाना है, ना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने लिखा है दोनों लेंथ और लेंथ, है ना, दोनों लेंथ और लेंथ। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, जो कि इसे हम लोग सब में लेंथ में मापते हैं। तो इसका लेंथ और लेंथ दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, है ना। तो इसका लेंथ L का स्क्वायर हो गया, 2 बार फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रहा है लेंथ, तो L का स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला का रूल होता है कि हम लोग उसको सजावट के लिए, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा L2। अब जैसे हम लोग लेंगे इसके यूनिट्स के बारे में, तो लेंथ का यूनिट्स क्या होता है, सभी को पता है, मीटर। तो यहाँ हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को यूनिट में लेके नहीं जाना है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला हमेशा इसमें लेंथ क्वांटिटीज के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यहाँ लोग लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, देखिए हम ये L स्क्वायर, लेकिन इसे हम सजावट के दृष्टिकोण से सजावट की तरह लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, m पर पावर 0, L पर पावर 2, T पर पावर 0। अब हम लोगों को पता है किसी भी संख्या पर पावर अगर 0, जैसे 10 टू द पावर 0, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। क्लियर है, ये हम लोगों को पता है, किसी भी संख्या पर 0 पावर होने के बाद उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ m पर पावर 0 है, जिसका मतलब क्या हो गया, 1। L पर पावर 2 है, तो इंटू L पर पावर 2 ही हो गया, इंटू T पर पावर 0, यानी इसका वैल्यू भी 1, है ना। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। L पर पावर 2 लिखे, M पर पावर 0, L पर पावर 2, T पर पावर 0 लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम डायमेंशन फॉर्मूला का लिखने का तरीका ये है, MLT के रूप में लिखते हैं। M जहाँ M है मास, L है लेंथ, और T क्या है हमारा, टाइम, है ना। M क्या है, मास, L है लेंथ, T है टाइम। और हमें किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे तो MLT के रूप में लिखा जाता है। तो एरिया को हम लोग लिख लिए। और हमेशा याद रखना है, किसी भी
क्वांटिटीज का हम लोग जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो उसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लाएंगे और देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो आता है उस पर कितना पावर, वो पावर उसका डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, और इस पावर को हम लोग डायमेंशन कहेंगे। जैसे एट पावर 2 है तो इसका डायमेंशन एरिया का ये लेंथ इसका डायमेंशन क्या होता है 2, इसे हम लोग डायमेंशन है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एमएलटी के रूप में लिखना, और सभी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लाके ही लिखा जाता है, क्योंकि मास भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन एरिया ड्राइव क्वांटिटीज है। क्लियर हो गया? तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो पावर हो रहा है एक्सपोनेंट जिसे हम लोग कहते हैं, इस पावर को साथ में लेके लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। ये एरिया का हो, हम लोग देखते हैं वॉल्यूम का, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं आपको वॉल्यूम का बताती हूँ। हम लोग क्या जानना है वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आइए हम लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का यदि क्या होता है आयतन, आयतन। वॉल्यूम को हम लोग को पहले क्या लेना है, वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटीज है और वॉल्यूम को हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेके जाना है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एस। तो हम लोग सभी को लेंथ में मापते हैं, तो इसका फंडामेंटल क्वांटिटीज का फॉर्म क्या हो जाएगा L इंटू एल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में आ गया लेंथ, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसका यूनिट होता है मीटर, और ये लेंथ 3 बार है, लेंथ क्यूब। क्लियर है? और लेंथ क्यूब फंडामेंटल क्वांटिटीज पे पावर के रूप में आ गया, तो अब इसे हम लोग का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू m पर पावर 0, n पर पावर 3, t पर पावर 0। क्लियर है? समझ में आ गया ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि किसी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और हमें कभी भी जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो उसे एमएलटी के रूप में लिखेंगे। एक और बात है जानने के लिए, हम लोग इसे लिख तो दिए इस तरह से, लेकिन ये अभी भी गलत हो जाएगा। जैसे मैंने एरिया का लिखा था, क्या एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिखा था m0 L2 T0, यही था। तो इसे हम लोग को ब्रैकेट के इस तरह से रखा जाता है। सभी फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हमेशा जो भी फॉर्मूला लिखा जाता है उसे इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। जैसे हम लोग लिख दिए एरिया का, तो एरिया इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने एरिया का देखा, वॉल्यूम का देखा, और एग्जाम्पल्स लेके देखना, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको अगले एग्जाम्पल पे लेके जाती हूँ। देखिए एरिया और वॉल्यूम ये तो सिर्फ लेंथ है इसमें, है ना। जैसे हम लोग फॉर्मूला में लिख दिया m0 L2 T0, ये एरिया का था डायमेंशन फार्मूला, ये सिर्फ एक था। और हम लोग को लेना है कि इससे बड़े हार्ड लेंगे, धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग लेके देखते हैं एक बार स्पीड का हिंदी क्या होता है, चाल होता है, सबको पता होगा। और स्पीड का क्या होता है, दूरी बाय समय। दूरी को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, डिस्टेंस बाय टाइम, ये कहते हैं हम लोग। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग को देखिए स्पीड है ड्राइव क्वांटिटीज, और डिस्टेंस बाय टाइम ये दोनों आ गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमें जब भी किसी भी क्वांटिटीज बोलेगा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में व्यक्त करना है। तो डिस्टेंस को हम लोग किसमें मापेंगे, लेंथ में। ऊपर क्या हो जाएगा, लेंथ, नीचे क्या आ गया, टाइम को। तो टाइम को हम लोग किसमें मापते हैं, सेकेंड्स में। लेकिन क्या है, यहाँ डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, कोई भी लेंथ है, हमें किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट को नहीं लेना है, यूनिट कभी भी यूज नहीं करना है डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए। हमें इसमें ये क्वांटिटीज को ही लेके चलना है, यूनिट्स के लिए अलग आता है। हम लोग इसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये हमें शॉर्टकट में से बता रही हूँ थोड़ा सा कि डायमेंशन फार्मूला हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे निकालेंगे। इसे पूरे विस्तार तरीके से हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, जो कि अभी बताना सही नहीं है, इसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको डायमेंशन फार्मूला इसलिए बता रही हूँ
ताकि आप 11th क्लास में जाए तो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ लगेगा डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन। मैं तो कभी वर्ड भी नहीं सुना था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि डायमेंशन आप लोग सुने हुए हैं, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम और नहीं होगी, आप लोग जाने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम, तो टाइम में ही टाइम है, हमें यूनिट में नहीं लेके जाना है। डिस्टेंस बाय टाइम, अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर शुरू में देखिए लेंथ आ गया, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, उसके बाद बाय टाइम है। अगर इसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेंथ इंटू टाइम पावर -1, बाय में है जैसे हम लोग पलट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एल टी -1। क्लियर है, ये आप इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एल टी पर पावर -1। ये हम लोग का डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, स्पीड का, लेकिन हम लोग इसको सजाने के तौर पे कैसे लिखेंगे, m पर पावर 0 एल टी पर पावर -1। ये हम लोगों का स्पीड का जो वो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, ये स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ। हम लोग जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे इसे घेर देंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, इस तरह से कर लेना है, m पर पावर 0 इसलिए 1 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला तो मैंने लिख चुकी हूँ। ठीक है, ये आपका स्पीड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट कीजिए। मैं आपको फोर्स पे लेके चलती हूँ, फोर्स का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं फोर्स, फोर्स को का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। फोर्स का हिंदी क्या होता है, बल, आप सभी को पता होगा, और फोर्स का फॉर्मूला में डिफाइन तो करते हैं, ये सब हमें आगे चैप्टर्स में पढ़ना है। तो फोर्स का क्या होता है हम लोगों का, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। तो मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास तो पहले से फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो मास को हम लोग क्या कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको इस तरह से लिख देते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या है यहाँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, टाइम इंटरवल, मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो, और टाइम इंटरवल। तो हम लोग इसे वेग लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। अब देखिए मास हो गया इनटू वेलोसिटी, मतलब वेग यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग इसमें लेंथ हो गया, टाइम है, तो देखिए वेलोसिटी हो गया, मतलब वेलोसिटी को लिखते हैं विस्थापन बटे समय, लिखते हैं हम लोग, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है यानी कि लेंथ है, और यहाँ तो टाइम हो जाएगा, फिर लेंथ बाय टाइम, और नीचे में फिर एक टाइम है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्लियर से। तो फिर यहाँ देखिए मास का तो मास हो गया, वेलोसिटी को हम लोग लेंथ बाय टाइम लिख चुके हैं, बाय टाइम लिख चुके हैं। अब इसे हम लोग पूरे 6 एग्जाम्पल में लिखते हैं, m इंटू लेंथ L बाय T बाय T। समझ में आया, मैं इसे लिख चुकी हूँ इस तरह से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मास का तो मास m है इंटू L बाय T टोटली का ये है T, ठीक है। अब इसे हम लोग लिखेंगे तो L तो L हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, L तो L हो गया, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई में नहीं लिखते, L हो गया। और ये जब T ऊपर जाएगा, देखिए ये किस तरह से है हम लोगों का, L बाय T है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, L बाय T यानी कि T बाय 1 है, हम लोग इसे 1 बाय T के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, T बाय L बाय T पर पावर 2, ये समझ आइए किस तरह से हुआ, L बाय T पर पावर 2, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L T पर पावर -2। समझ आया, मैंने इसे किस तरह से ड्राइव किया है मैंने आपको बता चुकी हूँ पूरे प्रोसेस के साथ। तो हम लोग इसे ml t पर पावर -2 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, फोर्स का ये डायमेंशन फॉर्मूला है। तो हम लोग इसे यहाँ लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ml t पर पावर -2।
ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला किस चीज का, फोर्स का। मैं आपको बता दी, इसे मैंने किस तरह से लिखा है, टी पर पावर -2, तो यहाँ मैं पूरा राइट कर चुकी हूँ। आप लोग जान गए कि मास का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, आंसर दे दूंगी। आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं आपको अगले एग्जाम्पल पर ले चलती हूँ। मैंने डायमेंशन फॉर्मूला में आपको क्या है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, वॉल्यूम का निकाला, उसके बाद फोर्स का हम लोग ने निकाला, और एक और चीज का हम लोग निकाला था, किस चीज का अभी मैं तुरंत बता रही थी। देखिए एरिया का क्या था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, m पावर 0 l पर पावर 2 t पर पावर 0। वॉल्यूम का क्या था, m पर पावर 0 l पर पावर 3 t पर पावर 0। लो आप देखते जाइएगा। उसके बाद मैं आपको निकाली थी स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, मैं स्पीड का निकाली थी, आप लोगों को क्लियर कर बताई थी पूरी अच्छे तरीके से। हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम होता है l बाय t, यानी कि l पर पावर, एक मिनट मैं बताती हूँ फिर से आप लोगों को। स्पीड का क्या होता था हम लोगों का, l बाय t, दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है l t पर पावर -1, तो यहाँ पे हो रहा था हम लोग l t पर पावर l पर पावर 0 l t पर पावर -1। ये हम लोग क्या है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। हम लोग जाना फोर्स, फोर्स का क्या था, m l t पर पावर -2। ये हम लोग 4 एग्जाम्पल देख चुके हैं। इसी तरह से हम लोगों का और भी सारा निकलेगा, सेम इसी प्रोसेस से निकलेगा, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डायमेंशन फॉर्मूला में। तो आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटीज को पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लेके जाएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज पे घात के रूप में से लिख के हम डायमेंशन फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं, और जब कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला को लिखेंगे तो उसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, हम लोग 9th क्लास से सिर्फ इतना जानना है कि डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा इसे जान लिए, क्योंकि 11th में हम लोग आगे प्रॉब्लम ना हो। 11th में हम लोग इसे अच्छे तरीके से जानेंगे। 11th में जानना हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन को जानेंगे, उसके बारे में हम लोग फिर इसके इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, तो 11th के लिए आज इस क्लास में डायमेंशन को बस इतना ही जानना है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से इस पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, और आप लोग इस पे डायमेंशन फॉर्मूला पे 2-3 एग्जांपल और लेके बना लीजिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं आपको अगले पॉइंट्स पे ले चलती हूँ। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। ये पर फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन बल को हम लोग यूनिट में मापते हैं। अब ये न्यूटन क्यों दिया गया है, जब यहाँ पे हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमेशा न्यूटन से, तो ये न्यूटन क्यों। तो देखिए हम लोगों का यूनिट सब जो है, यूनिट को सुविधा के लिए भी हम लोगों को, जैसे न्यूटन है, न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, तो उसके नाम पे दिया गया। अब क्यों दिया गया ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स तो इस तरह से दिए गए हैं, और सुविधा के लिए हम लोग का क्या है कि हम लोग आसानी से इसे याद रख सके। ठीक है, इसे आसानी से इसलिए याद रखें क्योंकि हम लोग देखिए फोर्स का जो होता है ना, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या है हम लोग जाने, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जाने, मास का क्या होता है केजी। ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, हम लोग इसे राइट कर लेंगे, पूरी तरह बता लेते हैं, वेलोसिटी बाय ये सब पूरा, वेलोसिटी बाय टाइम, फिर टाइम। तो इस तरह से मास का निकालने के बाद एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का मतलब, हम लोग एक्सेलरेशन को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का आता है यूनिट्स, वो हो जाएगा आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
इस तरह से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला इतना जो ये यूनिट्स याद रखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या करेंगे न्यूटन, ताकि हमें याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हम लोग को जानना है, इसे भी हम लोग को जानना है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को न्यूटन को निकालेंगे, कोई पूछ सकता है कि न्यूटन्स क्या है, तो हम लोग जानेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है न्यूटन्स के बराबर होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर है? तो इतना याद रखने के कारण हम लोगों को न्यूटन एक दे दिया गया है जो कि हमें याद रखने में सुविधा हो। और एक और कारण है, किसी बहुत सारे साइंटिस्ट थे तो उनके आदर के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए ये यूनिट्स में उनके नाम के द्वारा यूनिट्स को रखा गया है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल हो गया एक फोर्स, फोर्स का क्या है न्यूटन, और एक आता है जैसे ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी का भी क्या है ऐसा ही मतलब जूल, जूल, इसे हम लोग इसको लिखेंगे JOUL जूल। ठीक है, ऐसे सिंबल जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी यूनिट्स को हम लोग लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन अगर उसका सिंबल कैपिटल है तो उसे कैपिटल से देंगे, और अगर स्मॉल है तो स्मॉल देंगे। तो हमेशा यूनिट्स को स्मॉल लेटर से लिखे, और इसका सिंबल क्या था कैपिटल J था, तो हम लोग कैपिटल J लिखे। ठीक है, तो हम लोग जान गए ये सब क्यों लिखा जाता है वैज्ञानिक के नाम पे, इसे सम्मान देने के लिए, और हमें याद रखने में प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे, हम लोग का पॉइंट आता है, हम लोग के बुक के हिसाब से चलेगा 9th क्लास के हिसाब से, हम लोग का एक पॉइंट आता है वायुमंडलीय दाब, इसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब हम लोग को इसे जानना होगा। और एटमॉस्फेरिक दाब मतलब वायुमंडलीय दाब को जानने से पहले हम लोग को दाब जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब प्रेशर को समझ लेंगे, प्रेशर क्या होता है इसे समझ लेंगे, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग मैं सीरीज करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ ये प्रेशर क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या जानना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उससे पहले हम लोग प्रेशर को जान लेते हैं। इसे मैं डिफाइन के साथ आपको समझाने वाली हूँ। प्रेशर क्या, प्रति एकांक प्रेशर क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे कि कोई एक क्षेत्रफल है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, और इस एरिया को हम लोग पहले बांट देते हैं 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। क्लियर? और इस एरिया के प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर, प्रति यूनिट एरिया, तो जैसे इसका यूनिट एरिया ये हो गया 1 1, इस यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हम लोग बल लगा रहे हैं सब्जेक्ट पर, इस क्षेत्रफल बल लग रहा है, ठीक, और इस बल के कारण प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्य कर रहा है, बल जो लग रहा है, इसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, दाब। इसी बल को लोग दाब कहेंगे। जैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग देखिए इस एरिया में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो इस ये फोर्स तो पूरे इस एरिया के लिए लग रहा होगा, और इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है ये पूरे एरिया पे बढ़ रहा होगा, इसलिए इसकी यूनिट पे जो इसके पूरे यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा, इसे यूनिट एरिया पे फोर्स लगने वाले क्या कहते हैं, हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स बाय एरिया। अब देखिए इसका हम लोग क्या यूनिट्स प्राप्त करते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा। फोर्स का क्या होता है, ये यूनिट्स न्यूटन है ना, एरिया में क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो इसलिए इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा हमारा SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट्स क्या होता है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग को ये भी पता चल गया और किसी भी क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। इसका क्या हो गया हम लोग का यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये प्रेशर है, प्रेशर को हम लोग का ऐसा ही इसका जो यूनिट्स है इसे हम लोग जूल कहते हैं, सॉरी ये दाब प्रेशर पास्कल कहते हैं, मिस्टेक हो गया पास्कल, ठीक है। प्रेशर को हम लोग किसमें पास्कल में मापते हैं और 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ गया आप सभी को। आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ हम लोग समझ गए प्रेशर किसे कहेंगे, ठीक है। और प्रेशर के का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। और पास्कल को भी लिखा गया है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखने में कुछ प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को, इसीलिए पास्कल बोला गया। पास्कल इस तरह से लिखा जाता है PASCAL, इसका सिंबल क्या है PA, ठीक है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 मीटर पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसे देख के लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम लोग प्रेशर को जान चुके हैं, है ना, प्रेशर हम लोग समझ चुके हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हम लोग इसे जानेंगे। नाम क्या है एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब है तो मतलब वायु के द्वारा दाब होता है। देखिए मैं बताती हूँ, गैसीय दाब एक पॉइंट आता है हम लोगों का, गैसीय दाब क्या है, गैसीय दाब मतलब गैसेस के द्वारा जो प्रेशर लगता है, किसी भी गैस के द्वारा जब भी प्रेशर लगेगा उसे हम लोग किससे लगाते हैं एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या सिंबल क्या होता है ATM, ठीक है। अब देखिए गैस के द्वारा जो भी प्रेशर लगेगा किसी भी वस्तु पे किसी भी क्षेत्र में, जब गैस के द्वारा प्रेशर लगेगा मतलब वो गैस क्या हो, कुछ भी गैसेस हो सकती है, वायु हो, एयर हो, या फिर ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस है उसके द्वारा अगर किसी भी चीज पे प्रेशर लग रहा है तो उसे हम लोग क्या एटमॉस्फेयर में मापेंगे। इसका मात्रा करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसे मापने के लिए गैसीय दाब को मापन के लिए जो मात्रा यूज होता है उसे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसका सिंबल क्या है ATM, क्लियर है। अब देखिए हम लोग जान चुके हैं दाब को, और गैसीय के द्वारा जो दाब लगेगा उसमें किसमें मापेंगे ATM में। अब हम लोग जानते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानना है हम लोगों को। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल में वायु द्वारा देखिए
क्या है वायुमंडलीय दाब? वायुमंडल में वायु द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो हम लोग एटमॉस्फेयर है हम लोग का पूरा वायुमंडल, उसमें जो हम लोग एयर के कारण जो प्रेशर लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के वजह से जो भी प्रेशर लग रहा है उसे हम लोग क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जान चुके हैं कि एयर के द्वारा लग रहा है, ये बल एयर के द्वारा लग रहा है किसमें? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। ये एयर के द्वारा लग रहा है यानी कि गैसेस के द्वारा लग रहा है ये प्रेशर। और गैसेस के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? उसका यूनिट्स क्या है हम लोग का? एटीएम। एटीएम है, मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। ये वायु के द्वारा लग रहा है यानी कि कोई गैसेस है, गैस के द्वारा लग रहा है इस पे प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम लोग किसमें मापेंगे? एटीएम में। और इसका यूनिट्स क्या होता है? गैसेस के द्वारा जो प्रेशर लगता है एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग सिंबल करते हैं एटीएम से। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इससे इसका डिफाइन तो हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। एक और पॉइंट आता है, क्या है वो आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री तल पे समुद्री तल पर लगने वाला समुद्री तल पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। समुद्री तल पर मतलब वो जो ओशियन है, जो समुद्र का जो तल है उस पे जो वायुमंडलीय दाब, वायु के द्वारा जो दाब पड़ रहा है एटमॉस्फेयर में, समुद्री तल पे जो वायु के द्वारा जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्या कितना होता है? 1 एटीएम के बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं। ठीक है, कितने पास्कल यानी कि कितना पास्कल हम लोगों का बल होता है। तो इसका 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻15 पास्कल। ठीक है, अब देखिए इतना ये पास्कल हो रहा है, जिससे ये लगभग में हो रहा है। ठीक है, ये लगभग है। और एक्यूरेट क्या होता है? मतलब ये पूरा एक्यूरेट हो गया। लगभग में हम लोग क्या किसे कितना बोलते हैं? 1.01 इंटू 10⁻15 पास्कल। क्या है ये हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है। 1 एटीपी क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁻15 पास्कल। और हम लोग इसे लगभग में लेके क्या चल जाते हैं? 1.01 इंटू 10⁻15 पास्कल। हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स या कुछ भी बनाएंगे, इसका यूज होता है अधिकतर। तो क्लियर हो गया, ये हम लोग वायुमंडलीय दाब किसे कहेंगे और इसका वैल्यू कितना होता है, कितने पास्कल के बराबर होता है। यानी क्या 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो प्रेशर है, जो समुद्र के तल पे जो लगता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, ये फिक्स है। और ये जो प्रेशर होता है वो कितने पास्कल के बराबर है कि उसमें मतलब 1 एटीपी का वैल्यू जो है वो पास्कल में कितना होगा, दाब कितना होगा? तो 1.01 इंटू 10⁻15 पास्कल के बराबर होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसके आगे ले चलती हूँ। तो एक और बात इसमें जानना है हम लोग कि समुद्री तल पे जो वायुमंडलीय दाब लगता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रेशर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, ये 1 एटीपी जो लग रहा है समुद्री तल पे दाब, इसी हम लोग नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग का पॉइंट्स क्या आएगा? हम लोगों ने सबको जान लिया। आज जाना डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेशर को जाने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जाने। अब हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। तो हम लोग इसको अब जानेंगे, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इसे जानते हैं। हम लोग क्या पॉइंट? ताप और उष्मा के मात्रक। इसके अंदर यूनिट्स ऑफ
टेम्परेचर एंड हीट। क्लियर है? हम लोग अब टेम्परेचर और हीट की यूनिट्स के बारे में जानेंगे। और बहुत सारे यूनिट्स थे, हम लोग ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर का यूनिट्स क्या होता है, ऐसा यूनिट्स केल्विन। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट्स, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट्स क्या होता है, केल्विन, जिसे हम लोग किससे सिंबल करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, ये ताप को हम लोग को पहले जानना है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम था उसमें हम लोग का ताप का तो दिया गया केल्विन होता है, और इस केल्विन को लोग यूज किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं हम लोग। टेम्परेचर, ठीक है, इस ताप या इसे तापमान भी कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर तापमान, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में किसी भी कहिए। और इसे केल्विन स्केल में जब भी मापा जाता है तो क्या होता है कि इसका बर्फ का गलनांक, सॉलिड जब ये आइस का जो गलनांक होता है ये केल्विन स्केल में, पहले हम लोग को जानना है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है और ये पानी ये जल का क्वथनांक। अब ये गलनांक और क्वथनांक मैं बस इतना बता सकती हूँ कि जब बर्फ का गलनांक मतलब क्या, कोई भी आइस है तो वो गल रहा है, किस टेम्परेचर पे वो गलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना, तो उबलेगा तो बर्फ कभी नहीं, इसलिए क्या होता है, जल का क्वथनांक मतलब बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक किस टेम्परेचर पे होता है, हम लोग को ये जानना है। अब आपको पता होगा गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। गलनांक मतलब बर्फ किस टेम्परेचर पे गलेगा, गलना प्रारंभ करेगा, गलना शुरू करेगा, और क्वथनांक मतलब किस टेम्परेचर पे हम किसी मतलब वाटर को रखेंगे तो किस टेम्परेचर पे वो उबलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को जाना, और इसकी गलनांक और क्वथनांक के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे से जान सकते हैं। आप लोग केमिस्ट्री को पढ़िए, अब गलनांक और क्वथनांक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। फिजिक्स में बस इतना ही जानना है। तो गलनांक और क्वथनांक को जानना है तो केल्विन स्केल में जो होता है बर्फ का गलनांक क्या होता है, किस टेम्परेचर में, 273.15, एक मिनट, ठीक है। तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, 273.15 केल्विन में, और जल का क्वथनांक क्या होता है किस टेम्परेचर पे, 373.15 केल्विन। देखिए इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है। इस 100 डिफरेंस में जो सेल्सियस में हम जब लेंगे, इसे ही हम क्या करते हैं 1 केल्विन, इसके 100 डिफरेंस जब भी होगा हर एक पार्ट्स को लेंगे तो क्या होता है 1 केल्विन के बराबर होता है। तो अब जानिए कि बर्फ का गलनांक क्या, कितने टेम्परेचर पे बर्फ गलना शुरू करता है केल्विन स्केल में, 273.15 केल्विन पे, और बर्फ जल कब खौलना शुरू करेगा, उबलना शुरू करेगा तो केल्विन स्केल में, तो 373.13 केल्विन है। अब हम लोग को जानना है सेल्सियस में क्या होता है, ठीक है। सेल्सियस स्केल में जो हम लोग इसका मेजर करेंगे तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो गलना भी शुरू करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ जमता है, और ये यहाँ पे तो आप गलनांक की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा एक मतलब टेम्परेचर है, इस पे बर्फ गलता भी है और जमता भी है, दोनों होता है। इससे मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बता सकती, आपको गलनांक किसमें पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या बर्फ का गलनांक है, और जब इसे केल्विन में लेंगे तो 273.15 केल्विन, इसे हम लोग लगभग में क्या लिख सकते हैं 273 केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल पे, वही टेम्परेचर क्या हुआ केल्विन स्केल में 273 केल्विन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सीधी सी बात है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ गलना प्रारंभ करता है सेल्सियस स्केल के मेजर करने के बाद, तो हम लोग जब केल्विन स्केल में मेजर करेंगे तो 273.15 केल्विन टेम्परेचर पे वो बर्फ गलना शुरू करेगा। यानी कि ये दोनों टेम्परेचर सेम है, इक्वल है, सिर्फ डिफरेंस इतना क्या है कि इसे सेल्सियस स्केल पे मापा गया और इसे केल्विन स्केल में मापा गया है, क्लियर है। और इसी तरह से जल का क्वथनांक भी है। जल का क्वथनांक क्या होता है, जल उबलना कितने डिग्री सेल्सियस पे शुरू करता है, आप सभी को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस।
100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो उबलना शुरू कर देता है। तो ये जो उबलना शुरू किया है और यहाँ हम लोग केल्विन स्केल पे मापेंगे तो 373.15 केल्विन होगा। ऐसे हम लोग लगभग में 373 केल्विन लिख सकते हैं। मतलब क्या 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373.15 केल्विन बोल सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस इस चीज का कि ये सेल्सियस स्केल पे मापा गया और ये केल्विन स्केल पर मापा गया है। क्लियर है। और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप लोग ये समझ जाएंगे कि सेल्सियस में हम लोग का टेम्परेचर और ये केल्विन में कितने इक्वल होता है और जब बर्फ किस टेम्परेचर पर केल्विन में ये पिघलेगा और किस टेम्परेचर पे सेल्सियस में। क्वथनांक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर ऐसे आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो मैं आपको लैंग्वेज में आपको चाहिए तो मैं लैंग्वेज में लिखा सकती हूँ। आप लोग इसे देख लीजिए। देखिए हम जान चुके ताप के बारे में। अब क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना 1 केल्विन के बराबर मापा गया इस विभाग के अनुसार। क्या 1 डिग्री सेल्सियस जो 1 केल्विन ये कैसे मैं आपको बताऊं। ठीक है। केल्विन में जो दिया गया केल्विन से हम लोग केल्विन स्केल से किसी भी टेम्परेचर को मेजर करेंगे और सेल्सियस स्केल पे तो हम लोग क्या लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर होगा। मतलब इसी टेम्परेचर वो सेल्सियस में पिघलना शुरू करेगा और इसी टेम्परेचर वो केल्विन में पिघलना शुरू करेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस का 1 केल्विन के इक्वल कैसे यहाँ पे हो रहा है बताया गया है। इस विभाग के केल्विन विभाग के कारण और यहाँ सेल्सियस के अलग अलग कारण हो रहा है। और हम लोग को ये जानना है कि हीट के बारे में क्या है। टेम्परेचर हम लोग जान चुके हैं, हम लोग हीट के बारे में जानते हैं। हीट का हम लोग क्या जानते हैं यूनिट्स क्या होता है जूल। ऊर्जा को उसमें हम लोग जूल में ये देखें एनर्जी का यूनिट्स क्या है जूल। और हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है ना। हीट भी एक प्रकार का एनर्जी इसलिए इसका भी यूनिट्स क्या होता है जूल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हीट का जब जूल हो गया और सीजीएस सिस्टम में हीट का जो वो यूनिट्स होता है उसे कहते हैं कैलोरी कहते हैं कैलोरी। ठीक है। जैसे हम लोग किससे जो करते हैं CAL से डिनोट करते हैं। अब देखिए प्रीफिक्स तो हम जानते हैं किलो भी एक प्रीफिक्स होता है। इसके अगर हम किलो इसमें लगा देंगे किलो कैलोरी मतलब ये ज्यादा कैलोरी हीट ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग किलो लगा के कर दिए तो ये किलो कैलोरी। इसका सिंबल होता है KCAL किलो कैलोरी। ठीक है। तो ये सीजीएस सिस्टम में होता है हीट का यूनिट्स क्या कैलोरी और एसआई सिस्टम क्या है जूल। क्लियर है। हम लोग हीट के बारे में इतना जान गए और हम लोग जानेंगे अब कि ये हीट जूल में जो वैल्यू होता है वो कैलोरी में कितना होता है किसके बराबर होता है। अब देखिए क्या है 1 किलो कैलोरी। पहले देखिए 1 किलो कैलोरी। तो अब ये 1 KCl जो है कितने कैलोरी के बराबर होगा। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि किलो को हम लोग इसमें हटाना है। तो हम लोग पहले बता चुके यूनिट्स को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके राइट करती हूँ। वैसे तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 कैलोरी CA है। ठीक है। लेकिन ये 1000 CL कैसे हुआ ये हम लोग जानेंगे अभी। 1 KCl 1 किलो कैलोरी जो है तो हम लोग को इसमें हटाना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई से प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 1 CAL हो जाता है। ये हो गया 1000 कैलोरी। समझ में आ गया। 1 किलो कैलोरी में कितना 1000 कैलोरी होता है। ये एक पॉइंट्स हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। वन किलो कैलोरी में इतना कैलोरी 1000 कैलोरी। अब हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी में कितना जूल होगा क्योंकि कैलोरी सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम क्या है जूल में जाना इंपॉर्टेंट हम लोगों का। तो होता है ये क्या 4.2
जूल। ठीक है, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी में क्या होता है 4.2 जूल। तो हम लोग इसे आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके आगे बताती हूँ। हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को बनाएंगे, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स उठता है, बहुत सारा। जैसे टेम्परेचर में हम लोग डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने की होगा। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल होता है। तो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से लगभग में 4.2 माना गया है। 1 कैलोरी होता है ना 4.186 जूल के इक्वल होता है, इसे लगभग हम लोग 4.2 जूल ले लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग इससे और अच्छे से लिख सकते हैं डायरेक्ट डेली लाइन में। कैसे, तो वो मैं बताती हूँ। क्या मैं बताई हूँ, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, और 1000 कैलोरी ये हो गया 1 के स्क्वायर 1000 के लिए। अब हम करेंगे 1 कैलोरी जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है 4.2 जूल के इक्वल होता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जानेंगे ताप और उष्मा के मात्रक के बारे में भी, किस तरह से किसको करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग की क्लास के लिए। राइट, तो आइए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जाना था। आज हम लोग क्या जाने, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जाने थे, डायमेंशनल फार्मूला सभी चीज का लिखने के लिए। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जाने थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर और क्या हीट, इसके यूनिट्स के बारे में जाने। तो आज का ये हमारा लास्ट क्लास था। ये चैप्टर क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस एंड मेजरमेंट, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इन सभी चीज़ों पे, इन तीनों पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक लेक्चर और होगा, लेक्चर 8। ये लेक्चर 7 था। लेक्चर 8 में हम लोग इसमें क्या जानेंगे, इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई किसी भी प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस पॉइंट्स में आज मैं जितनी भी पढ़ाई उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भेज दूँगी। क्लियर है, आज का क्लास यही खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड बाय।